हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। तो इस अध्याय से ये तीसरा सेशन है। 2 आपके पास पहुंच गया है। तो चलिए तीसरे सेशन का पहला प्रश्न है, लोक लेखांकन के आवश्यक तत्व हैं। लोक लेखांकन के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। लेखों का एकत्रीकरण तथा केंद्रीकरण, दोहरी प्रविष्टि पद्धति, निधियों या कोषों का वर्गीकरण, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 92 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोक लेखा के आवश्यक तत्व हैं। तो प्रश्न नंबर 92, लेखों का एकत्रीकरण तथा केंद्रीकरण, दोहरी प्रविष्टि पद्धति, निधियों या कोषों का वर्गीकरण या उपर्युक्त तीनों। तो लोक लेखांकन के आवश्यक तत्व हैं लेखों का एकत्रीकरण तथा केंद्रीकरण, दोहरी प्रविष्टि पद्धति और निधियों या कोषों का वर्गीकरण। ये तीनों हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 93, लेखा परीक्षण के लक्ष्य हैं। लेखा परीक्षण के लक्ष्य हैं भाई, क्या लक्ष्य हैं? ऑप्शन देखते हैं। सरकारी व्ययों की जांच करना, वित्त की सुरक्षा करना, व्ययों के संबंध में उत्तरदायित्व निश्चित करना। लेखा परीक्षण के क्या लक्ष्य हैं? सरकारी व्ययों की जांच करना, हाँ ये लक्ष्य है। वित्त की सुरक्षा करना, ये भी लक्ष्य है। व्ययों के संबंध में उत्तरदायित्व निश्चित करना, ये भी लक्ष्य है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पूर्व लेखा परीक्षण से तात्पर्य है। पूर्व लेखा परीक्षण से भाई क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखते हैं। किसी सौदे के पूर्ण होने के बाद उसकी जांच करना, लेखांकन की अंतिम पुस्तकों में उनका अभिलेख किए जाने से पहले जांच करना, धनराशि खर्च किए जा चुकने के बाद जांच करना, लेखांकन की अंतिम पुस्तकों में व्यय का अभिलेख किए जाने के बाद लेखा परीक्षण करना। पूर्व लेखा परीक्षण से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे पूर्व लेखा परीक्षण दिया गया है। तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। पूर्व लेखा परीक्षण से क्या तात्पर्य है? किसी सौदे के पूर्ण होने के बाद उसकी जांच करना। भाई जब कार्य पूरा हो गया है, किसी सौदा का कार्य पूर्ण हो गया है, तब उसकी जांच क्या होगी? क्योंकि ये पूर्व लेखा पूछ रहा है। ऑप्शन बा देखें। लेखांकन की अंतिम पुस्तकों में उनका अभिलेख किए जाने के पहले जांच, ये तो सही है, पहले जांच होनी चाहिए। पूर्व लेखा परीक्षण से तात्पर्य यही होना चाहिए। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। धनराशि खर्च किए जा चुकने के बाद, अरे भाई ये पूर्व पूछ रहा है। पूर्व लेखा परीक्षण, लेखांकन की अंतिम पुस्तकों में व्यय का अभिलेख किए जाने के बाद, भाई ये भी गलत है। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 95, लेखा परीक्षक का कार्य नहीं है।
लेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। चलो भाई, क्या कार्य नहीं है? भूतकालीन सौदों का परीक्षण करना, सरकारी निधियों की वैधता का परीक्षण करना, वित्तीय अभिलेखों को तैयार करना, व्ययों के संबंध में उत्तरदायित्व तय करना। प्रश्न नंबर 95, लेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। तो क्या कार्य नहीं है? पहले तो ये देख लेते हैं कि लेखा परीक्षक के कार्य कौन से हैं। तो प्रश्न नंबर 95 पहले देखेंगे लेखा परीक्षक के कार्य। भूतकालीन सौदों का परीक्षण करना लेखा परीक्षक का कार्य है। सरकारी निधियों की वैधता का परीक्षण करना लेखा परीक्षण का कार्य है। वित्तीय अभिलेखों को तैयार करना, वित्तीय अभिलेखों का तैयार करना लेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण, वित्तीय अभिलेखों को तैयार करना ये लेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, ये वित्त विभाग का कार्य है भाई, वित्त विभाग का कार्य है। समझ गए? तो भूतकालीन सौदों का परीक्षण करना लेखा परीक्षक का कार्य है। सरकारी निधियों का वैधता का जांच करना लेखा परीक्षक का कार्य है। व्ययों के संबंध में उत्तरदायित्व तय करना लेखा परीक्षा का कार्य है। व्ययों के संबंध में उत्तरदायित्व करना लेखा परीक्षा का कार्य है। लेखा परीक्षा का कार्य नहीं है वित्तीय अभिलेखों को तैयार करना। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लेखा परीक्षण का उद्देश्य गबन, धोखा, असावधानी या निश्चल भूल को रोकना है। यह कथन किसका है? लेखा परीक्षण का उद्देश्य गबन, धोखा, असावधानी या निश्चल भूल को रोकना है। ये कथन किसका है? एल.डी. व्हाइट का है, या फ्रेडरिक टेलर का है, या मैक्स वेबर का है, या एल्टन मेयो का है। प्रश्न नंबर 96 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। एल.डी. व्हाइट, फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर या एल्टन मेयो, ये कथन किसका है? तो भाई ये कथन एल.डी. व्हाइट का है। एल.डी. व्हाइट ने कहा लेखा परीक्षण का उद्देश्य गबन, धोखा, असावधानी या निश्चल भूल को रोकना है। तो प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 97, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण के अंतर को सही नहीं बतलाता। भाई लेखांकन क्या है एवं लेखा परीक्षण क्या है, इन दोनों के अंतर को कौन सा वाक्य सही नहीं बता रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन देख लेते हैं। लेखांकन पहले किया जाता है, लेखा परीक्षण बाद में किया जाता है। लेखांकन कार्यपालिका का कार्य है, लेखा परीक्षण विधानमंडल का कार्य है। लेखांकन विधानमंडल का कार्य है, लेखा परीक्षण कार्यपालिका का। अब एक तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। आपका तो उत्तर इसमें होगा। चौथा भी देख लेते हैं। लेखांकन वर्णनात्मक होता है और लेखा परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है। तो आप समझ लें, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण के अंतर को सही क्या नहीं बतला रहा है। इस एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न आपके निहित हैं। एक तो लेखांकन का कार्य पहले किया जाता है, लेखांकन पहले किया जाता है। एक प्रश्न आप ये ध्यान रखें, कहीं नोट कर लें, लेखांकन पहले किया जाता है,
लेखा परीक्षण बाद में। ये स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। फिर ऑप्शन बा लेखांकन कार्यपालिका का कार्य है। तीसरा लेखा परीक्षण विधानमंडल का कार्य है। ठीक, ये 4 प्रश्न आपके तैयार हुए। फिर लेखांकन विधानमंडल का कार्य, नहीं भाई ये भी उल्टा यहाँ पे बताया गया है और ये इसका बताया गया है। आपका उत्तर जो सही होगा, नहीं बतलाया है, सही अंतर नहीं बतलाया है, वो ऑप्शन सा लेखांकन विधानमंडल का कार्य है, लेखा परीक्षण कार्यपालिका का। ये दोनों उल्टा लिखा गया भाई, उल्टा लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। तो यही उत्तर आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। तो ये दोनों आपको बता दिया, लेखांकन पहले किया जाता है, लेखा परीक्षण बाद में। लेखांकन कार्यपालिका करती है, लेखा परीक्षण विधानमंडल करता है। लेखांकन वर्णनात्मक होता है और लेखा परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है। लेखांकन वर्णनात्मक होता है, लेखा परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है। तो ये आप 6 पॉइंट लिख लेना, कहीं कॉपी में, नोटबुक में कहीं लिख लेना। इसको अलग ढंग से आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 98, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब पृथक किया गया? भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब पृथक किया गया? 1950 में या 1976 में या 1986 में या 1991 में? प्रश्न नंबर 98 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब पृथक किया गया है? तो भाई ये पृथक किया गया था 1976 में। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99, अब देखिए भाई, लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक करने के पक्ष में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक करने के पक्ष में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब देखते हैं कौन से सुझाव दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन देखते हैं। लेखांकन एक निष्पादकीय प्रकृति का कार्य है, जबकि लेखा परीक्षा अर्ध विधायी प्रकृति का कार्य है। फिर से, लेखांकन एक निष्पादकीय प्रकृति का कार्य है, जबकि लेखा परीक्षा अर्ध विधायी प्रकृति का कार्य है। भाई ये सुझाव दिया गया था। अगले ऑप्शन पे आते हैं। लेखा रखने का काम विभागों को द्वारा दिया जाना चाहिए, विभागों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे वे यह जान सकेंगे कि उन्होंने संसद द्वारा स्वीकृत विनियोजनों को कब लांघा है। ये भी सुझाव दिया गया है। यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को लेखांकन के कार्यालय से छुटकारा मिल जाए तो उसके पास लेखा परीक्षण के कार्य को करने के लिए अधिक समय एवं शक्त रहेगी। ये भी सुझाव दिया है। तो फिर से सुझाव हम आपके सामने फिर से कोशिश करते हैं आपको समझाने का। लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक करने के पक्ष में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो कौन से सुझाव हैं? लेखांकन एक निष्पादकीय प्रकृति का कार्य है, जबकि लेखा परीक्षा अर्ध विधायी प्रकृति का कार्य है। लेखा रखने का काम विभागों द्वारा किया जाना चाहिए,
जिससे वे यह जान सकेंगे कि उन्होंने संसद द्वारा स्वीकृत विनियोजनों को कब लांघा है। यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को लेखांकन के कार्य से छुटकारा मिल जाए तो उसके पास लेखा परीक्षण के कार्य को करने के लिए अधिक समय एवं शक्ति रहेगी। तो ये तीनों सुझाव दिए हैं, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है भाई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 100, भारतीय लेखा पद्धति का कट आलोचना करने वाला विद्वान कौन है? भारतीय लेखा पद्धति की कट आलोचना करने वाला विद्वान कौन है? A.D. गोरवाला हैं, या पॉल H. एपल्बी हैं, या अशोक चंदा हैं, या T.N. चतुर्वेदी हैं? प्रश्न नंबर 100 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय लेखा पद्धति की कट आलोचना करने वाला विद्वान कौन है? A.D. गोरवाला, पॉल H. एपल्बी, अशोक चंदा, या T.N. चतुर्वेदी? तो भारतीय लेखा पद्धति की कट आलोचना किया था पॉल एपल्बी ने, पॉल H. एपल्बी। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 101, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से ग्रहण किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से ग्रहण किया गया है? तो भाई हमारे देश में विभिन्न देशों से क्या क्या लिया गया है, एक सेशन पे हम जब रिवीजन क्लास चलाएंगे तो ये आपको बताएंगे। उस रिवीजन क्लास में, उस व्याख्या वाले क्लास में, कि विदेशों से, अन्य देशों से हमारे देश में कौन कौन से पद लिए गए हैं या कौन कौन सी विधि लिया गया है। तो ये और रिवीजन क्लास में या व्याख्यात्मक क्लास में आपको बताएंगे। अभी आपके सामने कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इसमें हम सीधा उत्तर आपको बताएंगे। और साथ में ये सेशन अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आपको देखने में तो कठिन लग रहा है, पर ऐसे ही प्रश्नों के आने पर सफलता का रास्ता रुक जाता है। हम नियुक्ति पत्र पाने से असफल रह जाते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे प्रश्नों पर ध्यान न देकर कई बार धोखा खाए हैं। जब इन प्रश्नों पर भी ध्यान देना चालू किया तब सफलता मिली है। तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को मैं पहले इसीलिए लेकर चला हूँ कि आप इसको 2-3 बार देखें, आपके समझ में आ जाएगा, ये भी आपको सरल लगने लगेगा। तो चलिए भाई, एक सेशन में जितने पद या विधि विदेशों से ली गई है उसके हम एक सेशन आपके सामने ले आएंगे, वो रिवीजन क्लास में। तो अभी प्रश्न नंबर 101, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से ग्रहण किया गया है? आपको ये बताना है। तो ये अमेरिका से ग्रहण किया गया है, या इंग्लैंड से, या फ्रांस से, या सोवियत रूस से? प्रश्न नंबर 101, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये भाई इंग्लैंड से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। प्रश्न नंबर 101 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
संविधान के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसे सौंपा गया है? संविधान के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसे सौंपा गया है? राष्ट्रपति को सौंपा गया है, या मंत्रिमंडल को, या संसद को, या प्रधानमंत्री को? प्रश्न नंबर 102 का उत्तर देने का प्रयास करें। संविधान के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसे सौंपा गया है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद या प्रधानमंत्री को? तो प्रश्न नंबर 102 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये प्रश्न तो आपको देखने में ही आप उत्तर समझ गए होंगे। भाई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों के बारे में संसद को अधिकार है, संसद को सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन संबंधी दायित्व से कब मुक्त कर दिया गया है? इससे मिलता जुलता प्रश्न अभी ऊपर आया था, इससे पहले इससे मिलता जुलता प्रश्न आया था। अब आपको उत्तर देना है 1976 में, या 1953 में, या 1950 में, या 1947 में। तो भाई इसलिए बोल रहा हूं, जब बार बार देखेंगे तो आपको कठिन जो लग रहा सरल लगने लगेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन संबंधी दायित्व से कब मुक्त कर दिया गया था? भाई 1976 में। अभी पहले के प्रश्नों में देख चुके हैं 1976। प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन है? ये आपसे पूछा जा रहा। प्रश्न नंबर 104 में तो 352, 370, 148, 263। तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो ये तो भाई आपातकाल से है, जम्मू कश्मीर से था, ये केंद्र राज्य से है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित अनुच्छेद क्या है? 148। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, या प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? प्रश्न नंबर 105 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें तो संसद निर्धारित करती है, पर नियुक्ति कौन करता है ये आपसे पूछा जा रहा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रपति हटा सकता है, या प्रधानमंत्री हटा सकता है, या उसे उसके पद से केवल उसी रीति से
और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 106 भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए भाई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं हटाया जा सकता। कैसे हटाया जाएगा? उसे केवल उसके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 107, जो व्यक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त होता है, पद ग्रहण करने से पूर्व उसे निर्धारित विधि के अनुसार किसके समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है? आपसे पूछा जा रहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये राष्ट्रपति के समक्ष या प्रधानमंत्री के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या शपथ ग्रहण करनी ही नहीं पड़ती। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 107, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर जो नियुक्त होता है उसे पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की शपथ लेता है। प्रश्न नंबर 107 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस समय कितना वेतन प्रतिमाह मिलता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस समय कितना वेतन प्रतिमाह मिलता है? 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये या 80,000 रुपये? ये भाई पहले का आपका रिकॉर्ड है, इसमें पहले का इसमें रिकॉर्ड है। ये अभी वर्तमान में ये वेतनमान नहीं लागू है, तो हम आपको बता देते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर प्रतिमाह वेतन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के, फिर से सुन लीजिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सुप्रीम कोर्ट के बराबर वेतन मिलता है। अब ये इसका एक्यूरेट कितना मिलता है उसको भी आप सुन लीजिए। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के बराबर यानी कि कितना मिल रहा, करंट में आपको बता देते हैं भाई, 2.5 लाख। 2.5 लाख 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन मिलता है। अच्छा, आप ये भी समझ लें कि वर्तमान में मुख्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है भाई? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है भाई, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनको 2.5 लाख प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा। अब समझिए। तो चलिए भाई, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 108 का। प्रश्न क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इस समय कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख प्रतिमाह। प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना मिलता था? 90,000 रुपये।
प्रश्न के अकॉर्डिंग में पूछा जाएगा तो 90,000 से सीधा 2.5 लाख किया गया है। पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 90,000 रुपये मिलता था। 90,000 से सीधा 2.5 लाख रुपये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन कर दिया गया है भाई। तो अगर प्रश्न में ऐसा पूछ लिया गया पहले का रिकॉर्ड तो 90,000 अभी वर्तमान में लगा दिया तो 2.5 लाख, या ऐसा पूछा जा सकता है 90,000 से कितना किया गया तो 2.5 लाख रुपये। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इस समय वेतन मिल रहा है 2.5 लाख रुपये, इसके पहले मिलता था 90,000 रुपये। तो चलिए भाई, प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर सही होगा ऑप्शन सा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 109, पद निवृत्ति या पद त्याग के पश्चात निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता? पद निवृत्ति या पद त्याग के पश्चात निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता? ये कैबिनेट सचिव नहीं कर सकता, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं कर सकता, या मुख्य सचिव नहीं कर सकता, या सदस्य योजना आयोग के सदस्य। प्रश्न नंबर 109 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में ऐसा वर्णन है कि पद त्याग के बाद चाहे पद निवृत्ति हो जाए या पद त्याग दे, दोनों के पश्चात दोनों में अंतर है, चाहे रिटायर हो जाए या अपने आप इस्तीफा दे दे, दोनों स्थितियों में वो संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चलिए भाई, अभी उस प्रश्न के ठीक अपोजिट ये प्रश्न आ गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्ति होने के बाद वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। टी.एन. चतुर्वेदी को, या अशोक चंदा को, या सी.जी. सोमैया को, या किसी को भी नहीं। प्रश्न नंबर 110 का उत्तर दें भाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्ति होने के बाद वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? टी.एन. चतुर्वेदी को, अशोक चंदा को, सी.जी. सोमैया को, या किसी को भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 110 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसे भाई? अशोक चंदा को। ये अशोक चंदा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 111, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 111 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर 6 वर्ष तक रह सकता है भाई। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 112 भाई। 112 को ध्यान से समझेंगे
क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर उस ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये वित्त मंत्रालय मुगलिया सुल्तान के प्रशासन की भांति विभिन्न विभागों और मंत्रालयों पर वट वृक्ष की भांति छाया हुआ है। इसका नियंत्रण अधिक विस्तृत होने के कारण बहुत शिथिल है। यह कथन किस प्रतिवेदन से लिया गया है? फिर से प्रश्न को समझने का प्रयास करें। वित्त मंत्रालय मुगलिया सुल्तान के प्रशासन की भांति विभिन्न विभागों और मंत्रालयों पर वट वृक्ष की भांति छाया हुआ है। इसका नियंत्रण अधिक विस्तृत होने के कारण बहुत शिथिल है। यह कथन किस प्रतिवेदन से लिया गया है? तो आप चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। एपलबी रिपोर्ट, या गोरवाला रिपोर्ट, या प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट, या सरकारी या रिपोर्ट। किस प्रतिवेदन से ये वाक्य लिया गया है? प्रश्न नंबर 112 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये एपलबी रिपोर्ट से ये बातें कही गई हैं भाई। प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। एपलबी रिपोर्ट प्रतिवेदन में ये बातें कही गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 113, वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक मंत्रालयों पर वित्तीय नियंत्रण रखना तो उचित है, परंतु हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यह कथन किस प्रतिवेदन से लिया गया है? प्रश्न नंबर 113 का भाई फिर से देख लें प्रश्न को। वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक मंत्रालयों पर वित्तीय नियंत्रण रखना तो उचित है, परंतु हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यह कथन किस प्रतिवेदन से लिया गया है? सरकारिया रिपोर्ट से, या गोरवाला रिपोर्ट से, या एपलबी रिपोर्ट से, या प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट से। प्रश्न नंबर 113, तो ये जो प्रशासन से संबंधित कुछ रिपोर्टें आई हैं उनको एक जगह आप नोटबुक में तैयार कर लें कि किसने क्या कहा है, किसका क्या वाक्य है, किसी ने क्या रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट से संबंधित जो भी प्रशासनिक नियुक्त किए गए हैं प्रशासन पर व्यक्त करने के लिए, अपने विचार देने के लिए, उनसे संबंधित एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्टें दी जाती हैं, जो प्रशासन से संबंधित जो भी आयोग या और प्रशासनिक संबंधित प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति हैं जो गठित किए जाते हैं, उन्होंने क्या प्रतिवेदन दिया, क्या रिपोर्ट दी, किसके संबंध में क्या बातें कहीं, ये एक नोटबुक में बना लें। एक प्रश्न इससे जरूर आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 113 भाई, क्या वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक मंत्रालयों पर वित्तीय नियंत्रण रखना तो उचित है, परंतु हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। ये कथन किस प्रतिवेदन से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया भाई गोरवाला रिपोर्ट से। प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 114, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर मनोनीत किया जा सकता है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता है, या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।
चलिए भाई, प्रश्न नंबर 114 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कोई व्यक्ति कौन सा पद ग्रहण कर सकता है? किस पद का वो अधिकारी हो सकता है? तो राज्यपाल के पद पर मनोनीत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? नहीं। केवल लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव भारत का सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 115, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का दर्जा किसके बराबर है? प्रश्न नंबर 115, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का दर्जा किसके बराबर है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बराबर है, या कैबिनेट सचिव के पद के बराबर है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के बराबर है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बराबर है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का दर्जा किसके बराबर है? तो प्रश्न नंबर 115 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का दर्जा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बराबर है भाई। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 116, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कार्यपालिका से स्वतंत्र है। क्योंकि भाई क्यों स्वतंत्र है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कार्यपालिका से स्वतंत्र है। क्यों है? उसे कार्यपालिका हटा नहीं सकती। सही। उसके कार्यालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभावित है। ये भी भाई सही है। एक बार नियुक्त होने के बाद उसके वेतन, अवकाश, निवृत्ति आयु के संबंध में उसके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कार्यपालिका से स्वतंत्र है भाई। प्रश्न नंबर 116 के तीनों कारण हैं जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन द। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 117, संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना करने का मतलब होगा संविधान के तहत उसकी स्थिति को कमजोर करना। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 117, संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना करने का मतलब होगा संविधान के तहत उसकी स्थिति को कमजोर करना। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है, या शोकचंदा का, या पाल एपलवी का, या इंदिरा गांधी का? प्रश्न नंबर 117 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भाई, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना करने का मतलब होगा संविधान के तहत उसकी स्थिति को कमजोर करना। प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये व्यक्त किया था ये वाक्य। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 118, भारत में सार्वजनिक धन का सजग, प्रहरी और रखवाला किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 118, भारत में सार्वजनिक धन का सजग, प्रहरी और रखवाला किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है, या प्रधानमंत्री को,
या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या वित्त मंत्री को? प्रश्न नंबर 118 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में सार्वजनिक धन का सजग प्रहरी और रखवाला किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या वित्त मंत्री को? तो ये कहा जाता है भाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 119, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य बड़ी मात्रा में औपनिवेशिक शासन की विरासत मात्र है। यह विचार किसका है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य बड़ी मात्रा में औपनिवेशिक शासन की विरासत है। यह विचार किसका है? प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार है, यह सरकारी आयोग का विचार है, यह पॉल एपलबी का विचार है, यह एडी गोरवाला का विचार है? प्रश्न नंबर 119 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य बड़ी मात्रा में औपनिवेशिक शासन की विरासत है। यह विचार किसका है? पॉल एपलबी महोदय का विचार भाई, पॉल एपलबी। प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 120, लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में अधिक नहीं जानते और ना ही अधिक जानने की उनसे आशा की जा सकती है। लेखा परीक्षक जो कुछ जानते हैं वह है लेखा परीक्षण और इसे प्रशासन नहीं कहा जा सकता। यह विचार किसका है भाई? चलिए प्रश्न नंबर 120, लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में अधिक नहीं जानते और ना ही अधिक जानने की उनसे आशा की जा सकती है। लेखा परीक्षक जो कुछ जानते हैं वह है लेखा परीक्षण और इसे प्रशासन नहीं कहा जा सकता। ये विचार किसका है? पॉल एपलबी का, या एडी गोरवाला का, या शोकचंदा का, या राजीव गांधी का? प्रश्न नंबर 120 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसा विचार किसने व्यक्त किया है भाई? चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 120 में ऐसा विचार देने वाले हैं पॉल एपलबी। प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 120 में पॉल एपलबी ने विचार व्यक्त किया था लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में अधिक नहीं जानते और ना ही अधिक जानने की उनसे आशा की जा सकती है। लेखा परीक्षक जो कुछ जानते हैं वह है लेखा परीक्षण और इसे प्रशासन नहीं कहा जा सकता। यह विचार ऐसा विचार पॉल एपलबी ही व्यक्त किए हैं। तो प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 121, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किस मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट ने पिछले दशक में भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किस मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट ने पिछले दशक में भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था? इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। अभी इस सेशन के इस अध्याय से, इस चैप्टर से 2 सेशन आपके पास और भेजेंगे। मेरा उद्देश्य है जो भी टॉपिक उठाया जाए उससे कहीं से भी कोई भी प्रश्न आयोग या बोर्ड पूछे तो आप गलत करके ना आए। आपको उन सारे प्रश्नों को आपके नज़र के सामने ला देना है, आपके सामने ला के दे देना है। आपको जितने भी प्रश्न हैं, जितने पे आयोग पूछ सकता है, आपके सामने परीक्षा हाल में प्रश्न दे सकता है,
कोशिश हमारी यही है कि सारे प्रश्नों को आपके सामने लाया जाए। इन प्रश्नों के बाद हम व्याख्यात्मक रिवीजन चलाएंगे, उसमें सरल प्रश्नों पर ध्यान देंगे और उनका व्याख्यात्मक हल भी आपको बताएंगे। अभी मेरा उद्देश्य है कठिन प्रश्नों को सरल बनाने का। तो चलिए प्रश्न नंबर 121, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किस मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट ने पिछले दशक में भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया? तो ये जीप घोटाला था, या बोफोर्स तोप सौदा था, या पानी के पाइपों की खरीद थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 121 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये है कौन सा तूफान खड़ा हुआ था भारतीय राजनीति में? बोफोर्स तोप सौदा दलाली भाई। इसके संबंध में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसको जोर शोर से उठाने वाले कौन थे? बीपी सिंह। इसको जोर शोर से उठाने वाले बीपी सिंह थे। इसी मुद्दे पे राजीव गांधी गवर्नमेंट अगली इलेक्शन में हार जाती है और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं भाई। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यही मुद्दा था बोफोर्स तोप सौदा दलाली। तो प्रश्न नंबर 121 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।